स्वागतम स्वागतम स्वागतम। दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल संस्कृतम ज्ञान अमृतम पर स्वागत है। देखिए हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है और पिछली क्लासेज में हमने संधि के बारे में पढ़ा। संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, एटसेट्रा। हमने पिछली क्लासेज में स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया और व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। चलिए आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी संधि को आगे बढ़ाते हैं और आज के नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले कौन से अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि ये किसका भेद है? व्यंजन संधि का। अनुनासिक संधि किसका भेद है? व्यंजन संधि का। तो देखिए अनुनासिक संधि क्या होगा, इसका एक सूत्र होता है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। सुनने में कितना टफ लग रहा है कि यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। कई बच्चे तो इसे देख के डर गए होंगे कि मैम ये क्या पढ़ा रहे हो, सिंधी में ये हमें तो समझ ही नहीं आया। घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसे हम सामान्य से यानी सरलता से पढ़ेंगे। इसका सरलीकरण अभी कर देते। ये क्या कहता है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका मतलब क्या होता है, देखिए सिंपल सी भाषा में बता देती हूँ कि यदि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आ जाए और उसके बाद कोई पंचम वर्ण आ जाए, पांचवें वर्ण आए, तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। सिंपल है, नहीं आया। वर्ग होता है क्या, हमें तो ये भी याद नहीं है, हम इतने दिन में तो भूल जाते हैं। बेटा वर्ग का मतलब है, जैसे देखिए क च ट ट फ, ये क्या है, वर्ग हो गए। जैसे क्या वर्ग, क्या वर्ग का मतलब आपको पिछली क्लास में बताया था, क ख ग घ न। ये जो इसका क्या की जो पूरी लाइन है, तो ये इसको क्या बोलेंगे, कै वर्ग। अब देखिए इसमें बोला पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए और ये पीछे जो पांच आ रहा है, ये क्या कह रहा है, पांचवा वर्ण। जैसे आ गया प फ व भ न, अब पीछे ही न आ गया, तो बताइए ये क्या हुआ, वर्ग का यहाँ तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो गया और इसके बाद पीछे कौन सा हो गया, पंचम वर्ण आया। तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, ये किस में बदल जाएंगे, इस पंचम वर्ण में बदल जाएंगे। क्यों, अपने ही वर्ग के में बदलेंगे, इसे दूसरे के परिवार में नहीं जाएंगे। इनका वर्ग यानी इनका जो परिवार है वो कौन सा है, क्या वर्ग। परिवार को हमने क्या नाम दे दिया, वर्ग का नाम। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम, एतत् प्लस मुरारी। अब यहां देखिए ये क्या है, द। द कौन से नंबर का है, देखिए किसका है, क ख द घ न। बताइए ये द कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का, तो ये आया थर्ड नंबर का। पीछे कौन सा, म कौन से पे, पांचवें नंबर पे, ये पांच का। अब इसमें हमारा नियम क्या कह रहा था कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ग आ जाए और पीछे से क्या आ जाए, पांचवा वर्ग। तो हम क्या करेंगे, इनको अपने ही वर्ग के पांचवें में बदलेंगे। बताइए इसकी जगह हम पांचवा वर्ण करेंगे, तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है, न। अब ये द हलंत वाला है तो न भी याद आएगा, क्या बन जाएगा, एतन मुरारी। बताइए समझ में आया। जैसे हमने लिखा जगन्नाथ है, चलिए अब आप इसके टुकड़े कीजिए। जगन्नाथ, इसका संधि विच्छेद आप कीजिए, तब तो मैं और शब्द लिखती हूं।
वाक प्लस महिमा बनाइए। क्या बनेगा जगन्नाथ का? देखिए यहां है जगन। अब आप बोलो मैम आपने ये समझाया था, ये तो समझ में नहीं आया। बताइए यहाँ पीछे क्या रहा है? नाथ आ रहा है। चलिए हमने तोड़ दिया, इसका टुकड़ा किया, नाथ है। अब आगे क्या बचा? जगन बन जा, जगन। लेकिन यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, तो हमारी संधि क्या कहती है? ध्यान रखना दोनों साइड में आ रहे, दोनों तो आने नहीं है। तो अब हमें क्या इसका ध्यान करना है कि यहाँ संधि का नियम, नियम क्या कह रहा था कि यदि वर्ण का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ जाए और बाद में पंचम वर्ण हो तो ये अपने ही वर्ण में बदल जाते हैं। अब ये न किसका है? तैवर का। देखिए तैवर का है ना नय, तो इस नय के स्थान पर हम क्या कर देंगे? त। शब्द क्या बनेगा यहाँ पर? जगत धन नाथ है। ये हमारा राइट आंसर होगा। जगन्नाथ शब्द है, इसके संधि विच्छेद क्या होगा? जगत धन नाथ है। आगे देखिए बाघ प्लस महिमा क, क्या वर्ग का पहला वर्ग, पीछे कौन सा? मैं पांचवा, इसको अपने पंचम वर्ग में बताएंगे, क्या बन जाएगा? वाहन महिमा। चलिए इसका आप बनाइए। दिक प्लस नाथ है। इसका अब आपको बना के बताना है, क्या समझ में आया? बनाइए जल्दी से बनाइए। देखिए आप में से कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, कई सोच भी रहे होंगे कि मैम ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, या ये नियम तो पहले भी पढ़ा था, या तो दूसरा काम भी हो रहा है, फिर ना यह पंचम यही क्यों हुई? बेटा आपको इसमें एक ध्यान जरूर रखना है कि ये जो अनुनासिक संधि है ना, ये संधि विकल्प से होती है। किससे? विकल्प से, कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं कंपलसरी? क्योंकि यहाँ एक और संधि का नियम लग रहा है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, और वो कौन सी है? जसत्व संधि। जसत्व संधि का भी आपने नियम पढ़ा था। देखिए इसमें क्या आ रहा है? एतन मुरारी भी हो रहा है, और यहां पर एक बार तो क्या हो जाएगा? जसत्व संधि का कार्य होगा, और एक बार हमारा अनुनासिक संधि का होगा। वो कैसे होगा? जसत्व संधि क्या करती है? एक करती। अब यहां पे बना एतन मुरारी, ये तो हो गया आपका अनुनासिक, अनुनासिक संधि का कार्य। लेकिन अब अगर तीसरे वर्ण के बाद पंचम आ रहा है या वर्ण आता है, तो हम पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, परिवर्तन होता है? होता है नहीं होता है? तो वहां क्या आ जाता है? एतत् मुरारी। क्या आ जाएगा? एतद मुरारी। ये भी बनेगा। ये कैसे बनेगा ये आप बताइए मुझे। भाई आप में से कई बच्चे भूल गए, इजीली में पढ़ाया था। जसत्व संधि का नियम भी लगेगा, एक बार आप पहले जसत्व संधि को जरूर देखना। देखिए जगन्नाथ, ये बना हमारा अनुनासिक संधि का, लेकिन यहां पर जगद नाथ भी बनेगा, और यहां कौन सी संधि जाएगी? जसत्व संधि। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि यहाँ पर अनुनासिक संधि जो होती है विकल्प से होती है। एक बार विकल्प, यहाँ पर एक बार अनुनासिक संधि का कार्य होगा, और एक बार हमारा किसका होगा? जसत्व संधि का कार्य होगा। क्लियर? चलिए इसको देखते हैं। दिक प्लस नाथ, इसका देखिए क्या होगा? दिन नाथ। एक तो ये बन जाएगा, ये कौन सी संधि हुई? अनुनासिक संधि। अब दूसरे जो है इसका वो हो जाएगा दिग्नाथ, और ये कौन सी संधि होगी यहाँ पर? जसत्व संधि। तो अब आपको समझ क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से ध्यान रखना कि अनुनासिक संधि जो होती है विकल्प से होती है। यहाँ पर एक बार अनुनासिक कार्य होता है, और दूसरी जगह पर यहाँ पर जसत्व या अन्य संधियों का कार्य भी होता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या पढ़ा? अनुनासिक संधि, और इसके सूत्र पढ़ा यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अब हम इसमें एक और चीज है, एक वार्तिक है। वार्तिक या हम बोल सकते हैं एक सूत्र है जो क्या बोलता है? देखिए वो क्या है? प्रत्ययी। प्रत्ययी भाषायाम नित्यम।
प्रत्ययी भाषायाम नित्यम। ये जो सूत्र क्या कहता है कि यदि पंचम वर्ण जो है, यदि ये पंचम वर्ण किसका हुआ, प्रत्यय, कि ये पंचम वर्ण प्रत्यय वाला हुआ, तब अनुनासिक संधि का कार्य नित्य रूप से होगा, यानी कंपलसरी होगा। इस सूत्र ने तो क्या कहा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, इसने तो कहा कि विकल्प से होगा, कंपलसरी नहीं है। लेकिन इस सूत्र ने कहा कि प्रत्ययी भाषायाम नित्यम। इस सूत्र ने कहा कि अगर पंचम वर्ण किसी प्रत्यय वाला हुआ तो वहां पर हमारा अनुनासिक संधि का कार्य यानी अनुनासिक कार्य नित्य रूप से होगा, कंपलसरी रूप से होगा। देखिए कैसे होगा, यह एक एग्जांपल लेते हैं हम। तद धन मात्रम। अब मात्रम शब्द प्रत्यय का है तो यह क्या हो जाएगा, तन मात्रम। अब यहां केवल एक ही शब्द बनेगा, इसमें हमारा कौन सा जसत्व संधि का कार्य नहीं होगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। वाक प्लस मात्रम चित्त प्रधानमयम अगला लिखेंगे मृद प्लस मात्रम। देखिए अब ये जितने भी शब्द है ना, मात्रम मयम, ये शब्द प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, अनुनासिक संधि का काम करेंगे कंपलसरी रूप से। और कंपलसरी रूप से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, चिन्मयम मृन मात्रम और वान मात्रम। क्लियर, ये समझ में आया आपके? ओके, अब हम पढ़ते हैं अपनी अगली संधि, अनुस्वार संधि। अब हम देखते हैं अनुस्वार संधि, कौन सी, अनुस्वार, अनुस्वार संधि। इसका एक सूत्र होता है, नो अनुस्वार है। बेटा ये संधि क्या कहती है, ये कहती है कि पदांत, पदांत यानी पद के अंत में यदि मैं हो और उसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, मैं के बाद क्या जाए, कोई भी व्यंजन, तो इस मैं के स्थान पर ये अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार। और अनुस्वार कई बच्चे समझते नहीं अनुस्वार क्या होता है। भाई मैं के स्थान पर हम बिंदी लगाते हैं ना, ये बिंदी, इस बिंदी को क्या बोलते हैं, अनुस्वार करना। समझ में आया? कब होगा, यदि पदांत पद के अंत में यानी अंतिम वर्ण हमारा हलंत में हो। मैं पूरा नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए। जब आधा में होगा, हलंत में होगा, तभी अनुस्वार होगा, पूरे में के अनुस्वार नहीं होता है। लेकिन कंडीशन क्या है, पीछे कोई व्यंजन हो। पढ़ते हो ना, क्लासेज में भी पढ़ते हो, अपनी बुक्स में भी पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा, देखो अहम वंदे, कई बार आप ऐसे शब्द देखते हो, बोलते मैम ये कैसे हुआ, जैसे आपने देखा कंबू ग्रीवम। अब आप कहते हो कि यहाँ तो कई बार तो ये मैन होता है और कई बार इस तरह लिख दिया, या आपने कई बार पढ़ा है कम, इस तरीके से लिखा दिया, और कई बार लिखा होता है ये। तो ये कैसे होता है, क्या रीजन है इनका, ये सब क्यों होता है? इन सब का रीजन यही सूत्र होता है, ये संधि होती है। कैसे होती है, देखिए इसका रीजन समझाती हूँ आपको। ये संधि ने क्या कहा, इसकी एक ही कंडीशन है कि, क्या कंडीशन है, पदांत मैं के बाद यदि कोई व्यंजन आ रहा है तो हमें क्या कर देना है, इस मैं के स्थान पर ही अनुस्वार कर देना है। जैसे देखिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हरिम वंदे। अब देखिए हरिम वंदे, पीछे वे व्यंजन है कि नहीं है, है ना, और आगे हलंत में है, तो हम इसका क्या कर देंगे, हरिम वंदे। अगला देखिए मातरम
सेवते, क्या हो जाएगा? मातरम सेवते। दूसरा देखिए, विद्यालयम गच्छति। अब बताइए, ग क्या है हमारा यहाँ पर? व्यंजन है, और यहाँ पर ये, अब देखो यहाँ ये ऐसा आएगा, कौन सा आएगा? ये था। अब परिवर्तन इसमें होगा, हम देखते हैं ना। विद्यालयम गच्छति, क्या परिवर्तन हुआ? सिर्फ परिवर्तन कितना सा हुआ? इसे हलंत में के स्थान पर हमने बिंदी बना दी, यानी अनुसार कर दिया। बस इतना सा काम होता है। लेकिन अगर इसके पीछे स्वर होता तो, अगर ये होता विद्यालयम धन आगंतुम, अब बताइए परिवर्तन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो स्वर आ गया, और स्वर आते ही हमारा ये नियम नहीं लग रहा, तो यहां परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बेटा आपको ध्यान रखना है कि ये जो अनुस्वार कार्य जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कब होगा? जब हमारे पास पीछे क्या होगा? कोई व्यंजन होगा। क्लियर? चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। ये हुआ 10th क्लास तक के लेवल का। अब हम थोड़ा सा कंपटीशन क्लासेज का भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है इसमें, एक वार्तिक है, यानी एक सूत्र है, वो कुछ और भी कहता है कि केवल पदांत न का ही नहीं, न का भी परिवर्तन होता है, न के स्थान पर भी अनुसार हो जाता है। कैसे होता है? इसके लिए एक सूत्र है। क्या है वो सूत्र? देखिए, नश्चा पदांत झली। ये क्या कह रहा है कि यदि पदांत में या न हो और पीछे आ जाए झलवन, क्या आ जाए? झलवन। अब झलवन होते क्या है? तो बेटा ये आपको पुरानी क्लास में देखना पड़ेगा, जहां मैंने आपको प्रत्याहार पढ़ाए। तो झलवन में क्या आता है? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, श, श, इनमें से कुछ भी आ जाए, न या मैं के बाद, कौन सी? पदांत न या मैं के बाद झल वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर भी अनुस्वार हो जाएगा। समझ में आया? कैसे होगा? देखिए एक एग्जांपल देते हैं। आक्रम धन सयते। देखिए यहां क्या है? हलंत में, यहां क्या है? श। तो पता व्यंजन है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहां का? आक्रम सयते। लेकिन मैम आपने तो पहले ही बता दिया था कि मो अनुसार संधि के अनुसार अनुसार हो जाएगा, फिर इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज कुछ नहीं हुआ, बस इतना है, आक्रम संयते, ये एक शब्द था, इसके बीच में था इसलिए हो गया। दूसरा देखिए एग्जांपल, नम धन सयति, क्या बन जाएगा? नम सयति। फिर है यशान प्लस सी, क्या बनेगा बताइए? यशान सी। तो पद के अंत में भी है। अभी तक तो हमने जो पढ़े थे वो क्या है? वो तो पद के अंत में थे, लास्ट में थे, लेकिन अपदांत वर्ण है ये, यानी एक पद के अंदर ही बीच में भी हमने क्या कर दिया? इसको अनुस्वार कर दिया। देखिए एक एग्जांपल और दे देती हूं, नाम सी। अब इसका आपको बनाना है, क्या बनेगा? आप बनाइए और मुझे भी बताइए कि इसका क्या बनेगा। तब तक हम अपनी अगली संधि के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं अगली संधि, और अगली संधि का नाम है हमारा पर सवर्ण। क्या नाम है? पर सवर्ण संधि। देखिए इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है? तोड़ली। ये सूत्र क्या कहता है
ये क्या कहता है? त, थ, द, ध और न के बाद लेवन हो, क्या हो? लेवन। क्या कहता है सूत्र कि त, थ, द, ध, न के बाद लेवन हो, तो ये त, थ, द, ध, न क्या हो जाते हैं? लेवन में परिवर्तन, ले में परिवर्तित हो जाते हैं। ले में परिवर्तित का मतलब क्या होता है? परस्वर्ण, परस्वर्ण आदेश हो जाता है। कौन सा वर्ण आदेश हो जाता है? परस्वर्ण। नियम वापस सुनना कि त, थ, द, ध, न के बाद यदि ल वर्ण आए तो ये ल वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। और ल वर्ण को क्या बोला? परस्वर्ण। अब ये आधे तो आधा ले आएगा, सिंपल है। अब ये ल वर्ण में परिवर्तन होने के कारण इस संधि को क्या बोल दिया? लत्व संधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लत्व संधि। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये संधि तो अब तक की पढ़ाई हुई सारी संधियों में सबसे बेस्ट है, सबसे इजी है, कुछ याद ही नहीं करना। क्यों याद नहीं करना भाई? सिंपल सा फंडा इसलिए याद नहीं करना कि तय वर्ग के बाद यदि ल वर्ण आ जाए, तय वर्ग के बाद ल वर्ण आ जाए तो क्या हो जाएगा? तय वर्ग ल में बदल जाएगा। देखिए सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, बहुत पढ़ते हो आप लोग। तद धन लीन है, अब बताइए ये ल है, यह तय वर्ग का द आ गया, तय वर्ग में तो द क्या बन जाएगा? तल्लीन है। हुआ कि नहीं हुआ? आप में से बहुत लोगों को बोलते हैं टीचर, अक्सर बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? उल्लू। क्या बोलते हैं? उल्लू। आप भी हो ना? नहीं। देखिए अब आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ उल्लू में कौन सी संधि है, आधे बच्चे तो सर के बाल खुजाने लग जाएंगे, आप पता नहीं मैम क्या पूछ रही है, इसमें कौन सी संधि होगी? भाई संधि होती है, क्या हो जाएगा? देखिए उल्लू का क्या हो जाता है? उद धन लू, उल्लू। अब अगली बार कोई आपको उल्लू बोले ना, समझ जाना कौन सी संधि का प्रयोग कर रहा है? लत्व संधि या परस्वर्ण संधि। देखिए और एग्जांपल देती हूं, उद धन लास है, उधन लास है। अब देखिए द है, क्या बन जाएगा? है उल्लास। चलिए बनाते चलिए जल्दी से। विद्युत धन लेखा बनाइए आप ही, मैं दूसरा एग्जांपल लिख देती हूं। विद्वान धन लिखती सत धन लेखना मेहनत धन लाभ। बनाइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बनाइए, बताइए मुझे भी। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या बनेगा। जगत धन लियते ओके, यहां लिख देती हूँ उद धन लेख। बताइए जल्दी से क्या बनेगा। अगर आपको समझ में आ गई तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। क्या है? हम उल्लू नहीं है ना? नहीं है ना उल्लू, तो जल्दी से बनाइए। देखिए विद्युत धन लेखा, अब बताइए या त है या ल है, क्या बन जाएगा? विद्युत लेखा। सत प्लस लेखना क्या क्या होगा? संलेखना। उद प्लस लेख का उल्लेख। महत प्लस लाभ का महल लाभ है। जगत प्लस लियते का जगल लियते। बताइए है नहीं जी संधि? आज से चुटकियों में हो जाने वाली संधि। बहुत से लोग बोलते हैं व्यंजन संधि बहुत टफ होती है मैम। अरे कुछ टफ नहीं है, आप उसे इजी तरीके से पढ़िए तो सही, बस थोड़ा सी ट्रिक के यूज की। आप जितनी ट्रिक्स का यूज करोगे ना इनमें, आपके लिए उतनी ही इजी है। संधि विच्छेद करने के लिए आप क्या कीजिए,
हमेशा शब्द में से अंतिम वर्ण को निकाल दो, बाद वाले वर्ण को निकाल लो, आगे का नियम दिख जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप क्या करना है, हम नियम ढूंढ लीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या है, नियम हो रहा है, दो ल आ गए, दो ल कहाँ थे, एक ही बार आता है तोड़ली में। इस तरीके से आपको संधि को इजी वे में समझ लेना है। ओके, चलो आगे अगली संधि को पढ़ते हैं। ओके, अब हम देखते हैं छत्व संधि। नेक्स्ट संधि कौन सी हमारी, छत्व संधि। बेटा देखो नाम से क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है, छत्व संधि क्या कहती है, देखो इसका एक सूत्र होता है सस छो अटी। ये क्या कह रहा है, सस छो अटी, स के स्थान पर छ के स्थान पर छ हो जाता है। कब हो जाता है, यदि आगे क्या हो, अटवर्ण हो, अटवर्ण। अब अटवर्ण में क्या आ जाता है, अटवर्ण का मतलब होता है कोई स्वर या फिर ह य व र ट, ह य व र और पंचम वर्ण। अगर ये आ जाए, क्या कहा इसमें कि श के स्थान पर अट हो जाता है, अटवर्ण श के स्थान पर छ हो जाता है यदि आगे अटवर्ण हो। अट यानी कोई स्वर ह य व र या पंचम वर्ण हो। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। याया तद धन शिव है। अब यहां क्या है, यहां तो श आ गया, इस श के बाद भी क्या आ रहा है, अंतिम वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा, ई आ रहा है। तो श के स्थान पर यहां अब चेंज क्या होगा, इसी के स्थान पर होगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम दूसरी अन्य संधि कार्य भी करेंगे। बताइए यहां आ रहा है वर्ण का तीसरा वर्ण, पीछे श आ रहा है, चतुर्थ संधि लगी, क्या बन जाएगा इसमें, तत् धन शिव है। कौन सी संधि लगी, चतु। क्यों लगी, आप शायद भूल गए होंगे। देखिए चतु संधि क्या बोलती है, यदि वर्ण का पहला दूसरा तीसरा वर्ण आ जाए, पीछे श आ जाए, तो ये किसमें बदल जाएगा, पहले वर्ण में। तो यहाँ क्या हो गया, त। अब यहाँ देखिए त के बाद श आ रहा है, त के बाद श आ रहा है, तो ये त किसमें बदलेगा, च में। च तच धन शिव, और क्या बन जाएगा, कौन सी संधि लगी यहाँ, इष्टत्व संधि। बेटा व्यंजन संधि की एक यही खासियत होती है कि इसमें आवश्यकता अनुसार अन्य संधियों का कार्य करना भी कंपलसरी होता है। मतलब किसी भी शब्द में एक से दो या तीन संधियों का प्रयोग भी हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कब नियम में कौन सी संधि लग के क्या बन रहा है। अब आगे देखिए, अब यह च और श आ गया, यह श में ई की मात्रा है, यहाँ एक तो हमारा बन जाएगा तच शिव है, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, तच शिव है, और दूसरा रूप बन जाएगा हमारा त च शिव, ये तत् शिव है। दोनों शब्दों ने एक बार ये बनेगा और एक बार ये बनेगा। क्लियर, ये छत्व संधि विकल्प से होती है। अगला एग्जांपल देखिए इसमें, उद धन श्रेय, उद्धन श्रेय। अब बताइए तीनों काम होंगे इसमें, इसमें भी इसकी तरह तीनों संधियों के काम होंगे। देखिए क्या बनेगा, उत धन श्रेय है। बेटा उद शब्द वास्तव में ऐसा होता है, उत नहीं होता, वास्तव में क्या होता है, उद होता है, लेकिन संधि कार्य होने पर उत होता है। अब दूसरा क्या आ जाएगा, उच्च धन श्रेय। और जब हम छत्व संधि का प्रयोग करेंगे, उच्च श्रेय है, या फिर बन जाएगा हमारा उच्च श्रेय। अगला एग्जांपल देखेंगे, बताइए तद प्लस शिला, आप बनाइए क्या बनेगा, जगत धन शांति ही। बताइए जल्दी से आप बना के बताइए, तब तो मैं और एग्जांपल लिख देती हूँ। तद धन श्लोकेन, उसके बाद तद धन श्लोकेन
तद धन संकर है, संकर है। बनाइए क्या बनेगा। देखिए तीनों काम होंगे, संधिकार तीन होंगे। चलिए तक्षशिला का मैं बना देती हूं। क्या बन जाएगा, तज शिला, या फिर बनेगा तच शिला। अब दोस्तों बाकी के आप बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको संधि समझ में आई या नहीं आई, कितना समझ में आया कितना नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अपनी अगली क्लास में विसर्ग संधि को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।